यहां लिखते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यही है। इसका फुल फॉर्म भी इधर लिख लो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जिसका रिमेनिंग टाइम कम रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, यही है ना। तो अब रिमेनिंग टाइम को देखें कैसे भाई। तो रिमेनिंग टाइम का मतलब क्या है, ये बोला बचा हुआ टाइम। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, बोल दिया कुछ रिमेनिंग है क्या, मतलब क्या है, कुछ बचा हुआ है क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम में वो बात कर रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइम में रिमेनिंग है जो चेंज हो सकता है। समझ रहे हो बात को। पहला जब हम लोग देखे थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर, वहां क्या था, फर्स्ट कम, जो पहले आया ये कभी नहीं चेंज हो सकता है। जो आया पहले उसको चेंज कैसे करेंगे। मान लो तुम अपने क्लास में किसी दिन सबसे पहले गए हो, कोई तुम्हारे बाद आया है, तो चाहे फर्स्ट पीरियड में देखो या ब्रेक टाइम में देखो या लास्ट पीरियड में देखो, कोई पूछेगा सबसे पहले कौन आया था क्लास में, तो चेंज हो सकता है क्या आंसर, नहीं हो सकता है। एक ही आदमी सबसे पहले आया है, सबसे पहले जो आया है चेंज नहीं हो सकता है, आने का इनिशियल अराइवल टाइम चेंज नहीं हो सकता है, वो ऑर्डर सेम है, फिक्स हो गया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है, फिक्स हो गया, प्रिम्पशन नहीं हुआ उसमें। शॉर्टेस्ट जॉब में क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, जॉब को छोटा बड़ा कैसे बोल रहे थे हम लोग, बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहे थे। बर्स्ट टाइम भी चेंज नहीं होता है। अरे जो बर्स्ट टाइम टेबल में है वो चेंज हो रहा था क्या, चेंज नहीं हो रहा था, इनिशियली तो फिक्स ही था, बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहां कर रहा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम में बात कर रहा है कि उस टाइम में जितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग टाइम जितना है उसमें छोटा, रिमेनिंग टाइम में छोटा। शॉर्टेस्ट क्या, शॉर्टेस्ट देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम मतलब कि ए रिमेनिंग टाइम में छोटा बोल रहा है। तो रिमेनिंग टाइम तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे हम लोग, मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो छोटा रहेगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या है, बार बार हम लोग चेक करेंगे, अलग अलग टाइम पर हम लोग चेक करते रहेंगे कि इस टाइम में सबसे छोटा कौन है भाई, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब क्या है कि मान लो किसी टाइम में कोई छोटा मिल गया हमको और उस समय कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये अलगो क्या बोलता है, जो शॉर्ट है उसको एग्जीक्यूट करवाओ। मतलब जो पहले से करवा रहा है कोई और कर रहा है एग्जीक्यूट, उसको हटा दो, मतलब कि उसको रोक दो, एग्जीक्यूट नहीं होने दो पहले वाले को, जो छोटा है उसको एग्जीक्यूट करो। छोटा को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पहले से कोई एग्जीक्यूट कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा ना। तो किसी को फोर्सफुली अगर रोक रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीएम्पशन हुआ, प्रीएम्प्टिव प्रोसेस हुआ, मतलब कि इसमें प्रीएम्पशन होगा। तो इसमें क्राइटेरिया, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्राइटेरिया क्या है, रिमेनिंग टाइम कहां से आएगा, बस टाइम से ही तो आएगा। रिमेनिंग टाइम कहां से आएगा, बस टाइम से आएगा ना। तो क्राइटेरिया क्या हुआ, बस टाइम हुआ, बस टाइम हुआ, और किस मोड में करेगा एग्जीक्यूशन, प्रीएम्पशन होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम में हम लोग चेक करने वाले हैं, और जो छोटा रहेगा उसको शेड्यूल करना है। मतलब कोई बड़ा अगर पहले से एग्जीक्यूट कर रहा है उसको वहां से हटाना है, जबरदस्ती रोकना है, उसको फोर्सफुली स्टॉप करना है, मतलब प्रीएम्प्ट करवाना है।
ये क्या हुआ? प्रीएम्पशन। चलो, ये नया चीज है, प्रीएम्पशन है इसमें। बाकी सब पहले जैसा ही रहेगा, प्रीएम्पशन नया चीज है, इसको अच्छे से समझना है इस बार, ठीक। पहले क्या करेंगे, फिर से हम लोग टेबल बनाएंगे, क्योंकि यहां पर सब क्वेश्चन टेबल के फॉर्मेट में ही रहेगा। चलो, टेबल ब्लैक से बना लेते हैं। तो टेबल के लिए क्या है? टेबल के लिए है लाइन सीधा नहीं बन रहा है, लाइन को रुक कर सीधा बनाएंगे। देखो, सीधा मोटा मोटी हो गया। चलो, जितना भी हुआ हम लोग का काम उतना से चल जाएगा। पहला क्या है? प्रोसेस आईडी है। दूसरा क्या है? अराइवल टाइम है। अच्छे से देखते रहना, इसमें एक नया चीज आया है, प्रीएम्पशन आया है, नया चीज है, इसको समझना है केवल, बस, और कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है? अराइवल टाइम हो गया। फिर क्या है? अराइवल टाइम के बाद क्या होगा? अराइवल टाइम के बाद में होगा बस टाइम। फिर बस टाइम के बाद में क्या आता था? हम लोग जो फाइंड आउट करते थे, क्या फाइंड करते थे? सबसे पहले कंप्लीशन टाइम फाइंड करते थे। उसके बाद में क्या फाइंड करते थे? उसके बाद में टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते थे। उसके बाद क्या फाइंड करते थे? उसके बाद में वेटिंग टाइम फाइंड आउट करते थे। यही कर रहे थे ना? चलो, ये बन गया हम लोग का टेबल। इस टेबल को फिल कर लेंगे हम लोग। टेबल को पहले अच्छा से कर लेते हैं, नीचे में जगह रहेगा तो टोटल करेंगे। चलो, अब हो गया गोल। प्रोसेस आईडी में लिखते हैं, मान लो एक प्रोसेस है क्या, P1 है, इसको भी सेपरेट करते हैं रो वाइज भी। एक प्रोसेस है P2 है, फिर है P3 है। अच्छा से देखना, आसान चीज है, कोई भारी नहीं है, इसको समझना लेकिन बहुत जरूरी है, याद रखना है। इसके जैसा ही बाद में सब है। क्यों? यहां नया चीज आया है, प्रीएम्पशन, प्रिंट करवा रहे हैं। याद करो, हम लोग स्टार्टिंग में रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में गए थे, रेडी से रनिंग गए थे, अब तक हम लोग यहाँ से सीधे कंप्लीट करवा रहे थे, कंप्लीशन स्टेट में जा रहे थे। यहाँ पर क्या है? रनिंग से बैक वाला जो एरो था प्रोसेस स्टेट डायग्राम में, वो भी यहाँ आ रहा है, बैक हो रहा है। यही था ना प्रिएम्पशन? ये क्या था? ये था ना प्रिएम्पशन। याद करो, प्रोसेस स्टेट डायग्राम को याद करो। ये जो एरो है, उस एरो पर अभी काम होगा, इसलिए इसको समझना है बहुत अच्छे से, आराम से समझ लेना है। P4, इसके बाद P5। एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर नहीं भूलोगे जल्दी, इसलिए समझो अच्छे से। अच्छा, अराइवल टाइम लिख लेंगे अब। मान लो 5 है, 0 है, 2 है, 6 है, 3 है। ये हो गया। बस टाइम करेंगे, 1 है, 2 है, 1 है, 7 है, 2 है। चलो, ये क्या है? बस टाइम हो गया। इसका क्या है? कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। ये तीनों तो हम लोग को फाइंड आउट करना है भाई, तीनों हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, बस सेम वैसे ही हम लोग। फिर हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। यहां पर लिखते हैं फाइंड एवरेज कंप्लीशन टाइम
एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, फाइंड एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। ये तीनों चीज फाइंड आउट करना है। सबका इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, फिर टोटल का डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेस से, तो एवरेज निकल जाएगा। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करते थे, बस गैंट चार्ट बनाएंगे, क्योंकि रनिंग स्टेट को देखने के लिए गैंट चार्ट बनाना ही पड़ेगा। विदाउट गैंट चार्ट हम लोग को कंप्लीशन टाइम नहीं मिल सकता है। इसलिए गैंट चार्ट कोई भी क्वेश्चन रहे बनाना ही है, इसलिए उस पर टेबल देख के गैंट चार्ट स्टार्ट कर दो बनाना। जो एल्गो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग गैंट चार्ट बनाओ। कंप्लीशन टाइम है उसको यहाँ नोट डाउन करो, उसके बाद सारा फाइंड कर लो वैल्यू। चलो तो यहां पर हम लोग बनाते हैं क्या, गैंट चार्ट यहां बना लेते हैं। ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट किए हम लोग अच्छा एक चेंज इसमें लेकर आते हैं। ठीक ठीक, छोटा सा चेंज करते हैं, है कुछ नहीं, एक नया चीज दिखेगा, केवल एक नया टाइप का है दिखेगा, थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा इसमें, वो भी अच्छा है। एक बार चेंज करते हैं और थोड़ा सा, चलो 2 कर दिए अभी। ठीक, बस एक छोटा सा चेंज दिखेगा इसलिए। अब 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गैंट चार्ट है, गैंट चार्ट बना रहे हैं, 0 से हम लोग स्टार्ट किए। 0 मतलब क्या, अब हम लोग सिस्टम को ऑन कर दिए, प्रोसेसर ऑन हो गया है, 0 पर प्रोसेसर ऑन हो चुका है। अब इसको चाहिए प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखेंगे 0 पर कोई प्रोसेसर है क्या, तो देखो अभी 0 था उसको तो हटा दिए, तो 0 पर कोई नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं, 0 कोई भी नहीं है, 0 में कोई आया ही नहीं है, तो कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो 0 से 1 यूनिट टाइम देखिए 1 पर गए, 0 से 1 है, क्या रह गया, फ्री रह गया। स्टार्टिंग में भी फ्री रह सकता है, जान लो, इसलिए चेंज किए थे। ऐसा नहीं है कि अच्छा 0 पर कोई है नहीं तो 1 यूनिट जाने के बाद यहां से 0 से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट हो गया गैंट चार्ट 0 से, तो स्टार्ट हो गया, फिर बढ़ा नहीं सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं उस चीज को। 0 से 1 गया, अब वो 1 पर चेक करेगा, 1 पर कोई आया है क्या, देखो 1 1 1 1 कहीं नहीं है, 1 पर भी कोई नहीं है, मतलब कि 1 यूनिट टाइम और जाएगा, 2 पर जाएगा। ये फिर से आइडियल है, ये दोनों क्या है, आइडियल है। इसी के लिए, बस इसी के लिए हम वो चेंज किए थे कि ये स्टार्टिंग में भी सीपीयू आइडियल हो सकता है, और स्टार्टिंग में सीपीयू आइडियल है, तो ऐसा नहीं है कि 0 यहाँ तो यहाँ से ये 0 को यहाँ लेकर चले आए, नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट हो गया मतलब कि स्टार्ट हो गया सिस्टम। ठीक, चलो तब अब 2 पर देखेंगे, 2 पर कोई है क्या, देखो 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, और कोई नहीं है। 2 प्रोसेस देखो, AV2 है, AV2 है, दोनों ही 2 है, मतलब कि 2 यूनिट टाइम, इस टाइम में 2 प्रोसेस अराइव हो चुका है। कौन कौन, P2 और P3 दोनों ही आ चुका है। जब दोनों आ चुका है तो यहाँ पर कितना आएगा, दोनों को एक साथ में ले आए, नहीं ला सकते हैं, एक ही प्रोसेस तो आएगा। रनिंग स्टेट में तो प्रोसेस एक ही आना है, तो P2 और P3 में किसको लाया जाए, किसे डिसाइड करेंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, रिमेनिंग टाइम इसका कम हो। तो अभी देखेंगे बर्स्ट टाइम, देखेंगे क्या है, 2 और 3 का बर्स्ट टाइम क्या है, इसका 2 है, इसका 1 है। या फिर इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 2 यूनिट के लिए बचा हुआ है, 2 यूनिट टाइम मिलेगा तो एग्जीक्यूट कर लेगा, ये 1 यूनिट टाइम चाहिए इसको। दोनों में कम कौन है, P3 है ना, 1 वाला है ना, तो दोनों में जो कम है उसको यहाँ लेकर आएंगे, P3 को लेकर आएंगे।
यहाँ P3 को लेकर आए। बोलो P3 को क्यों लाए? ये तो मिनिमम बर्स्ट टाइम जैसा ही हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब जैसा हो गया। तो अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन हर एक यूनिट के बाद हम लोग चेक करेंगे। एक यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कोई और उसमें मिनिमम रिमेनिंग टाइम वाला है क्या। तो यहाँ लिख भी सकते हो, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। चेक आफ्टर each check after each unit time of execution। हर एक यूनिट टाइम एग्जीक्यूशन के बाद हर एक चेक आफ्टर ईच यूनिट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, हर एक यूनिट टाइम एग्जीक्यूशन के बाद में चेक करना है। तो P3 आया। P3 क्या है? एक यूनिट टाइम के लिए चलाकर देखते हैं इसको। इसका बर्स्ट टाइम कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को चेक करना है हर एक यूनिट टाइम के बाद में। ये नहीं हम लोग बाईपास कर सकते हैं इस रूल को, ये रूल फिक्स है। चेक आफ्टर ईच यूनिट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पहले तो नहीं कर रहे थे ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या था, जो पहले आया एक बार शेड्यूल हो गया वो खत्म होकर ही रहेगा। शॉर्टेस्ट जॉब में भी यही था, जो एक बार आ गया वो खत्म होगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोड प्रीएम्पशन है, प्रीएम्प्ट हो सकता है प्रोसेस, रोका जा सकता है बीच में। वो सब था नॉन प्रीएम्प्टिव था, यही एक नया चीज है। इसलिए हर एक यूनिट टाइम में चेक करेंगे। अगर किसी को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाएंगे। देखिए कैसे यहाँ करेंगे, अभी दिख जाएगा क्वेश्चन में। बस आराम से सुनते रहो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा। पानी पी लेते हैं, तुम लोग भी पी लो। चलो तब यहाँ क्या हम लोग देखेंगे, P3 को एक यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाते हैं। 2 है ना, एक के बाद कितना होगा, 3 होगा। 2 + 1 3 आ गया। अब 3 पर देखते हैं कि P3 कितना टाइम और बचा हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए। तो एक यूनिट टाइम किए P3, एक इससे कम करेंगे तो 1 से 1 अगर कम किए तो कितना हो गया, अब 0 हो गया। मतलब कि P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब बर्स्ट टाइम 0 हो गया। 0 हो गया तो इसको टिक कर लिए, भाई कंप्लीट हो गया है। अब 3 में देखो जितना एग्जीक्यूट करेंगे उतना कम करते जाएंगे बर्स्ट टाइम को, ताकि रिमेनिंग किसी भी पर्टिकुलर टाइम में रिमेनिंग कितना है वो दिखे। यहाँ पर क्या है, 1 टाइम एग्जीक्यूट किए जब हम लोग, तो 1 से 1 कम किए, 1 - 1 0 हुआ। मतलब रिमेनिंग कितना है, 0 है। 0 है मतलब कि प्रोसेस ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो P3 ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद 3 पर देखिए कौन कौन वहां पर आया है। 3 पर देखो, ए नहीं, एक P2 है, ये कंप्लीट हो गया है। ए नहीं, एक P5 है। मतलब कि P2 और P5 दो प्रोसेस है, इसको यहाँ हटा दो। P2 और P5 दो प्रोसेस है जो इस टाइम में अवेलेबल है सिस्टम में, जो शेड्यूल होने के लिए वेट कर रहा है। तो किसको शेड्यूल करेंगे भाई, जिसका रिमेनिंग टाइम कम हो। ये दोनों में से कम किसका है, देखो P2 का 2 चाहिए और P5 का भी 2 चाहिए। P2 और P5 दोनों अवेलेबल है इस टाइम में, 3 यूनिट टाइम जब हुआ है। P2 के लिए भी 2 चाहिए, अब P5 के लिए भी 2 चाहिए। तो जब दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है तो क्या करते थे हम लोग, याद करो, अभी भी बताया थे ना पिछले वाले में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में बताया थे ना, कि जब बर्स्ट टाइम दोनों का सेम है, या रिमेनिंग टाइम बोलो, अरे अभी तो एग्जीक्यूट किया नहीं है तो बर्स्ट टाइम रिमेनिंग टाइम है। जब कमेगा तो फिर बर्स्ट टाइम कट के फिर नया आएगा, अपडेट होते जाएगा। अपडेट करना है इस कॉलम को, बर्स्ट टाइम को ऐसे यहां लिख भी लो, अपडेट आफ्टर 1 यूनिट टाइम।
ये देखो, बर्स्ट टाइम को अपडेट करना है। यहां पर ईच भी लिख सकते हैं, ईच ईच 1 यूनिट टाइम, हर एक 1 यूनिट टाइम के बाद अपडेट करना है इस कॉलम को। तो 3 पर कौन कौन था भाई? 3 पर था P2 और P5। ये दोनों का रिमेनिंग टाइम क्या है? अभी का मतलब जो बर्स्ट टाइम है वही है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो दोनों इक्वल है। तो अगर बर्स्ट टाइम इक्वल रहने पर क्या करते थे? जिसका मिनिमम अराइवल टाइम है उसको शेड्यूल करेंगे। तो P2 और P5 में अराइवल टाइम पर अब चले जाएंगे। अराइवल टाइम कम किसका है? इसका 2 है, इसका 3 है। कम किसका है? P2 का है। P2 का कम है तो ऑब्वियसली P2 होगा शेड्यूल। बस यहाँ P2 को लेकर चले आए, यहां पर P2 को लेकर चले आए। अब P2 आ गया तो क्या करेंगे? अब और कुछ नहीं देखेंगे वहां पर, चेक आफ्टर ईच यूनिट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। बस एक यूनिट टाइम तो इसको चलाना ही चलाना है, एक से ज्यादा नहीं चलाना है, एक में चेक करना है एक बार। ठीक, तो ये 3 है, 3 के बाद कितना आया? 4 आया। अब 4 में हम लोग चेक करेंगे कि P2 कितना के लिए एग्जीक्यूट किया है? 1 यूनिट टाइम के लिए। P2 1 यूनिट टाइम के लिए, तो पहले 2 था बर्स्ट टाइम, अब एक तो कंप्लीट कर लिया है। देखो एक यहाँ कंप्लीट किया तो बर्स्ट टाइम कितना बचा? अब 2 से कम होकर कितना रिमेनिंग टाइम रह गया? 1 रह गया, क्योंकि 2 - 1, एक तो एग्जीक्यूट कर गया है ना, एक तो एग्जीक्यूट कर गया। 2 चाहिए था, 2 टाइम के लिए, 2 यूनिट टाइम के लिए चाहिए था। 1 यूनिट टाइम जब कंप्लीट कर लिया तो रिमेनिंग कितना रहा? 1 यूनिट टाइम और चाहिए प्रोसेसर। अब कब मिले? जब भी मिले, कंटिन्यूटी में मिल जाए, बाद में मिले। अब P2 का ये 1 हो चुका है। जब ये 1 हो चुका है, 4 में देखेंगे, 4 में क्या और कौन प्रोसेस आया? 4 में कोई आया है क्या नया? ये 5 ही है, ये 6 है, ये कंप्लीट ही हो गया। तो बचा कौन? P2 और P5 ही बचा, कोई नया नहीं आया है। तो ये दोनों में क्या है? ये दोनों में तो P2 और P5 है, इसमें रिमेनिंग टाइम इसका 1 है, इसका देखो 1 हो चुका है, और इसका 2 है। मिनिमम कौन है? P2 है, P2 ही शेड्यूल हो जाएगा। मतलब कि P2 फिर से कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर P2 कंटिन्यू किया, कितना यूनिट टाइम के लिए? 1 यूनिट के लिए। 4 है तो यहाँ बन गया ये 5 बन गया, 1 यूनिट टाइम के लिए। तो 1 यूनिट टाइम के लिए क्या क्या हो गया? रिमेनिंग टाइम 1 है ना, 1 कट के बन गया 0। 0 बनने का मतलब क्या है? रिमेनिंग टाइम 0 हो गया, मतलब क्या है कि P2 कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हुआ? 5 पर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 5 पर कोई और है क्या, ये देखना है ना। तो 5 पर देखेंगे कौन कौन है। तो P1 है, P4 तो नहीं है, और P5 भी है पहले से ही। तो P1 P4 नहीं है, इसको हटा दो। P1 और P5 देखो, A और A दोनों ही है। तो ये दोनों में रिमेनिंग टाइम किसका कम है? देखो ये 1 ही है, ये 2 है, तो कम किसका है? P1 का ही है ना। तो जब P1 का है कम तो क्या करेंगे? जब कम है P1 का तो क्या करेंगे? P1 को पहले लेकर जाएंगे। तो यहां पर आ गया P1। P1 कितना टाइम के लिए चलेगा? 1 यूनिट टाइम के लिए करना, हमेशा ही 1 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है। P1 5 + 1 कितना हुआ? 6 हो गया। 1 माइनस करेंगे, 1 - 1 तो बन गया 0। 0 बना मतलब कि कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। तो अब टाइम कितना है? 6 आ गया है। अब 6 में कौन कौन है अवेलेबल? तो 6 में देखो अवेलेबल कौन कौन है? अब 2 ही प्रोसेस बचा है, ये 6 में है, ये भी है, दोनों ही अवेलेबल है। तो ये दोनों में मिनिमम कौन है रिमेनिंग टाइम? देखो मिनिमम ये दोनों अवेलेबल है, ये दोनों में कौन है मिनिमम? एक 7 है, एक 2 है, दोनों में मिनिमम कौन है? मिनिमम 2 है। मतलब कि P5 ही शेड्यूल होगा, मतलब कि यहां पर P5 है जो शेड्यूल होगा। तो P5 कितना टाइम के लिए चलेगा? P5 1 यूनिट टाइम के लिए चलेगा। 6 से बनेगा कितना? 7 बन गया। एक घटाएंगे, एक यहाँ माइनस किए, 2 - 1 तो 1 आ गया। कंप्लीट हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब क्या? 7 आ चुका है। अब देखेंगे रिमेनिंग टाइम अब कम किसका है? अभी भी वही है, 7 है, एक 1 है, मतलब P5 भी कम है। तो फिर से यहाँ फिर से P5 में आए। तो P5 में आया तो क्या हुआ? फिर 1 यूनिट टाइम करेंगे, 8 के लिए किए, तो 1 से कितना हुआ माइनस करेंगे तो अब 0 हो गया, मतलब कि P5 कंप्लीट हो गया है।
अब कौन बचा है? अब केवल एक ही प्रोसेस बचा है, P4 ही बचा है। तो एक ही बचा है तो क्या कंपेयर करें? कुछ नहीं कर सकते हैं कंपेयर, डायरेक्टली P4 को यहां ले आएंगे, P4 को यहां ले आएंगे। और जब एक ही प्रोसेस बचा है तो यूनिट टाइम के लिए चेक भी नहीं करना, क्योंकि ये चेक किस लिए करना है? हर एक यूनिट टाइम के बाद चेक क्यों करना है? क्योंकि ये यूनिट टाइम के बाद अपडेट होता है, फिर कंपेयर करते हैं हम लोग। जबकि ये अपडेट ही नहीं करना है, एक ही है, क्या अपडेट करोगे? इसलिए जब लास्ट में एक बच जाए तो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करवा लो। तो P4 को यहां लेकर आएंगे, P4 को लेकर आए, कितना इसका बर्स्ट टाइम है? 7 है। 7 के लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे तो कितना हो गया? 8 + 7 कितना हुआ? 15 हुआ। अब इस गेंट चार्ट से सबका कंप्लीशन टाइम यहां फिल कर लेंगे। P1 है, देखो P1 कब कंप्लीट हुआ? P1 6 में कंप्लीट हुआ है, P1 6 में हुआ है। P2 है, P2 कब हुआ है? P2 देखो 4 में हुआ है, तो 4 में हुआ है। P3 है, P3 कब हुआ है? देखो P3 है जो 3 में हुआ है कंप्लीट, तो 3 हो गया। P4 है, P4 कब हुआ है कंप्लीट? P4 देखो 15 में कंप्लीट हुआ है, मतलब कि P4 है जो 15 में कंप्लीट हुआ। P5 कब कंप्लीट हुआ है? 8 में कंप्लीट हुआ है, तो P5 8 में हुआ कंप्लीट। अब टर्न अराउंड टाइम करना है, टर्न अराउंड टाइम का तो पता ही है सबको, क्या? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यही करना होता था ना, कंप्लीशन माइनस अराइवल, कंप्लीशन माइनस अराइवल। 6 - 5 1, 4 - 2 2, 3 - 2 1, 15 - 6 9, 8 - 3 5। टर्न अराउंड आ गया। वेटिंग टाइम क्या होता था? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यही है ना वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम यही है ना, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम देखो रेट वाला नहीं है, रेट बाद में अपडेट किए हैं, बर्स्ट टाइम इनिशियल जो ब्लैक से लिखा हुआ है वही है। टर्न अराउंड टाइम 1 - 1 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 9 - 7 2, 5 - 2 3। अब क्या करेंगे? अब सबको यहाँ टोटल कर लो, कंप्लीशन टाइम को टोटल करो, टर्न अराउंड टाइम को टोटल करो, वेटिंग टाइम को टोटल करो, और फिर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। टोटल जो यहाँ पर सम आएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है? 1 से लेकर 5 तक है, डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड कर दिए, वो क्या है? एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज हम लोग का फाइंड आउट हो जाएगा। सबका यही चीज इस डेटा पर कर लो, इस डेटा को नोट डाउन करो और टोटल करके डिवाइड कर लो एक बार, क्योंकि इसी टेबल में हम कुछ चेंज लाएंगे, इसी टेबल में कुछ चेंज करके एक बार और हम सॉल्व करेंगे। अभी क्यों करेंगे? क्योंकि प्रीइम्पशन नहीं किया गया है यहां पर, अभी इस सिचुएशन में प्रीइम्पशन नहीं हुआ है, अभी केवल बताए कि अपडेट करना है। अब नेक्स्ट टाइम में अपडेशन करने के साथ साथ में प्रीइम्पशन भी होगा, तो ऐड कर लो एक बार। हम इसको मिटाते हैं, टोटल बाई 5 करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये सब डेटा को टेबल दोबारा काहे के लिए बनाते, जब इससे मिटाकर ही काम चल सकता है। तुम लोग कॉपी में नहीं मिटा सकते हो, ये बात को याद रखना, इसलिए कॉपी में दोनों क्वेश्चन को डिफरेंट रखो, अलग अलग, या नोट्स जो ले रखे हैं और नोट्स से देखेंगे। और आसान चीज है, लॉजिक को समझना और कुछ नहीं है। पूरा कंप्यूटर साइंस में लॉजिक को ही समझना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो हम लोग का टेबल रेडी हो गया है, इसको हटा लेते हैं। गेंट चार्ट तो फिर से बनाना है, इसलिए
बाकी सबको एज इट इज छोड़ देते हैं। तब यहाँ पर क्या है, अराइवल टाइम करना है हम लोग को। तो अराइवल टाइम करते हैं, मान लो ये 3 है, ये 7 है, 0 2 5। तो 0 है, ऐसा करते हैं, इसको 11 कर लेते हैं, ये 7 कर दिए, ये 4 कर लिए। इसमें प्रीएम्पशन होगा, याद रखना, प्रीएम्पशन होगा इसमें, और अच्छे से नोटिस करना। चलो इसको भी हटा लो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम टिक कैसे लगाएंगे, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, छोड़ो। चलो ये हम लोग का हो गया काम। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। थोड़ा और स्पेस बना लें क्या यहाँ पर, इस 4 को साइड में लिखना चाहते हैं यार, 4 को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि बार बार ना 4 और यहाँ पर कितना देखो भूल गए, 2 था, 2 याद रखना। ये 11 है, 11 साइड में लिखना है, फिर 7 है, 7, फिर 1 है, 1 साइड में क्यों लिखे हैं, इसको अपडेट करना पड़ता है ना, अपडेट आफ्टर ईच 1 यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के बाद में अपडेट करना रहता है, इसलिए साइड में लिखे, ताकि इसको कट करके यहाँ अपडेट कर सकेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब गेंट चार्ट बनाएंगे सिंपली, और गेंट चार्ट के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या कुछ हो रहा है। कहां से शुरू हुआ गेंट चार्ट, 0 से स्टार्ट होगा, जैसे होता है हमेशा। 0 में कौन अवेलेबल है, देखो 0 में 0 है कोई, हाँ ये 0 है, और कोई है नहीं है, एक ही अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है 0 में, बस P3 को लेकर चले आएंगे। तो P3 को लेकर चले आए, यहाँ पर P3 आ गया, कितना टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट हर एक यूनिट टाइम के बाद हम लोग को चेक करना है। देखो यहाँ पर चेक आफ्टर ईच यूनिट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब कि इसका बर्स्ट टाइम कितना भी रहा हो, अरे मिनिमम 1 तो होगा ही, ये बात पक्का है। तो 1 यूनिट टाइम के लिए इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और चेक करेंगे फिर आगे का। 0 है, 0 से 1 हो गया। P3 का बर्स्ट टाइम 1 कम कर देना है, P3 है, P3 का बर्स्ट टाइम 11 था, तो अब 1 कम हुआ तो कितना बचा, अब 10 बच गया। चलो 10 हो गया। अब 1 पर देखेंगे और कोई आया है क्या, 1 पर देखो 1 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 1 पर और कोई नहीं आया, मतलब केवल P3 ही अभी भी बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। P3 को फिर से यहाँ शेड्यूल करते हैं, P3 को यहाँ शेड्यूल किए, तो P3 यहाँ लेकर आए, तो क्या हुआ, फिर से 1 यूनिट टाइम के लिए फिर से एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो 1 + 1 क्या बन गया, 2 बन गया। अब 2 में देखेंगे और कोई आया है क्या, देखो 2 में 2, पहले तो कम करेंगे, P3 को 1 यूनिट और एग्जीक्यूट करवाए हैं, इसको अपडेट करेंगे। देखो अपडेट आफ्टर ईच 1 यूनिट टाइम, पहले यहाँ लिखकर अपडेट करना है बर्स्ट टाइम को। रिमेनिंग टाइम को लो, 10 है, 1 और एग्जीक्यूट किया, 10 - 1 तो कितना बना, 9 बच गया है। 9 क्या है, रिमेनिंग टाइम अब इसका है। 2 में और कौन आया, 2 में देखो 2 नहीं है, ये आया है 2 में, और कोई नहीं। P4 आया है 2 में, P4 आया है 2 में। अब P3 पहले से अवेलेबल है, P3 का रिमेनिंग टाइम 9 है, P4 का रिमेनिंग टाइम 7 है,
एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन बर्स्ट टाइम ही रिमेनिंग टाइम ऐसा बिहेव कर रहा है यहाँ पर। तो P3 का 9 है, P4 का 7 है। छोटा कौन है, 9 या 7? 7। मतलब कि P4 अब एग्जीक्यूट होगा। जब P4 एग्जीक्यूट होगा तो P3 क्या होगा, प्रीएम्प्ट होगा। यहां पर देखो P3 को प्रीएम्प्ट करवाया गया। इसका रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम 9 अभी बचा हुआ है, रिमेनिंग टाइम 9 बचा हुआ है। तो यहां भी 9 लिख सकते हैं P3 के जस्ट ऊपर में कि 9 बचा हुआ है। 9 है बचा हुआ, लेकिन P3 को रोक कर प्रीएम्प्ट करवा कर P4 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका रिमेनिंग 9 है, इसका 7 है। यहाँ क्या है हम लोग का लोगों, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो रिमेनिंग टाइम कम किसका है, शॉर्टेस्ट कौन है, P4 है, 7 है। तो P4 को यहां लेकर आएंगे, यहां लेकर आए P4। जब P4 को यहां लेकर आए, कितना टाइम के लिए करेंगे एग्जीक्यूट, 1 यूनिट टाइम के लिए। कोई भी यहाँ करना है 1 यूनिट टाइम के लिए ही करना है। तो 2 से कितना बनाए, 3 बना। 3 में चेक करेंगे कोई और आया है क्या, 3 में देखो चेक करने आए। तो P3 को तो प्रीएम्प्ट करवा कर P4 लाए ही थे, तो P3 कभी भी यहां नहीं आ सकता है। अब नया कौन आया है, P3 क्यों नहीं आ सकता है, P4 में 7 है ना, अभी एक यूनिट यहां पर एग्जीक्यूट करवाया ना, तो पहले इसको अपडेट करेंगे, 7 से 6 बना लिए, क्योंकि एक यूनिट तो हो गया। अब P3 P4 में क्या है, एक 9 है, एक 6 है, अभी भी P4 ही है। ये दोनों के रेस में P4 अभी भी आगे है। लेकिन इस टाइम में चेक करेंगे कोई नया प्रोसेस भी आया है क्या 3 में। देखो 3 में एक नया प्रोसेस आया है, एक नया प्रोसेस 3 में आया है, P1 है। और कोई आया है क्या, ये नहीं है, ये नहीं आया, मतलब कि P1 एक नया प्रोसेस आया है। तो अब नया प्रोसेस का भी रिमेनिंग टाइम को कंपेयर करेंगे ना, तो P3 और P4 में जब कंपेयर किए 9 और 6 है, तब तो P4 आ गया, ये बात पक्का है, ठीक। लेकिन P1 भी तो नया आया है, तो अब P1 और P4 को भी तो कंपेयर करना होगा। तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना अभी बचा है, 4 बचा है, और P4 का 6 है। 6 और 4 में छोटा कौन है, बोलो, 4 छोटा है ना, मतलब कि P4 को भी प्रीएम्प्ट होना होगा। समझ रहे हो बात, P4 का 6 है रिमेनिंग टाइम और P1 का 4 है, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एल्गो यही है। जिस तरीके से थोड़ा देर पहले इसका रिमेनिंग टाइम P3 का 10 था, इसका 7 था, तो हम लोग इसको प्रेफरेंस दिए थे। मतलब 9 था, इसका 9 था, 7 था, प्रेफरेंस किसको दिए थे, P4 को दिए थे। P3 को प्रीएम्प्ट करवाए थे, रोक दिए थे जबरदस्ती, फोर्सफुली स्टॉप करवाया गया था, और P4 को शेड्यूल किया गया था रनिंग स्टेट में। तो सेम यहाँ है, वैसे ही P4 और P1 में अब बात आ चुका है। तो शॉर्टेस्ट कौन है, P1 है, 6 है, यहाँ 4 है, 4 है, मतलब P1 को यहाँ लेकर आना है। तो यहाँ पर लाए किसको, P1 को यहाँ पर लेकर आए। P4 का रिमेनिंग टाइम कितना है, P4 का रिमेनिंग टाइम कितना है, 6 है। 6 को यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लो लिख लिए ऊपर में, P4 का 6 है, P3 का 9 है, लिख लिए। ऐसे ही नहीं भी लिख सकते हो, लिख लिए ऐसे ही। देखेंगे इसको बाद में, देखने में आसानी होगा, यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। एक बार जब सब प्रोसेस आ जाएगा सिस्टम में, तब यहाँ नहीं देखना होगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पर ऊपर में टॉप में लिख रहे हैं। तो P1 आया, P1 क्या करेगा, जैसे सब प्रोसेस कर रहा था, एक यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हर यूनिट टाइम के बाद चेक करना है हम लोग को, ये बात पक्का है। जब तक कि सब प्रोसेस ना आ जाए, सब प्रोसेस जब एक बार आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा अभी बताएंगे। तो अभी तो सब आया नहीं था, तो P1 को किए कितना के लिए, 1 यूनिट टाइम के लिए। 3 से कितना बना है, 4 बन गया। तो P1 में एक माइनस भी कर देंगे, 4 है तो ये बन गया 3, एक माइनस कर दिए। अब देखेंगे क्या कि इस टाइम में 4 में और कोई आया है क्या, 4 में कोई आ रहा है, देखो ये 3, ये 7, ये नहीं आया है। अब बाकी तो P3, P4 और P1 पहले से है ही, कोई नया तो आया नहीं है। तो नया आया नहीं है, पहले से जो है
उसमें तो P1 अभी भी कम है। क्यों? जब 4 था तभी ये मिनिमम था, तो अब तो एक और एग्जीक्यूट कर गया ना, ये अब तो एक और भी एग्जीक्यूट कर गया है, इसका मतलब अब तो और भी कम हो गया। इसको सेंस कर सकते थे पहले क्या, कि जब तक कोई नया प्रोसेस और ना आ जाए तब तक तो P1 मिनिमम रहेगा ही रहेगा। कोई नया प्रोसेस आएगा तब ये चेंज हो सकता है, लेकिन जब तक नया प्रोसेस आ न जाए तब तक P1 मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही जब 6 से छोटा 4 था, अब एक और एग्जीक्यूट हुआ था, और ही छोटा ही हुआ है ना, लॉन्ग तो हो नहीं सकता है, छोटा ही होगा, बर्स्ट तो कमेगा ही कमेगा। मतलब कि P1 को फिर से शेड्यूल करेंगे, तो P1 को फिर से शेड्यूल किए तो क्या हुआ, P1 को किए तो क्या हुआ, फिर से 1 यूनिट टाइम के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो 4 है तो यहाँ 5 हो गया, तो एक यहाँ भी कम कर लो, 3 है तो ये 2 बन गया। क्यों? 1 यूनिट टाइम के लिए फिर से एग्जीक्यूशन हुआ। अब P1 कितना है, P1 का रिमेनिंग टाइम 2 बन चुका है अब। लेकिन 5 में देखेंगे कोई नया प्रोसेस आया है क्या? देखो 5 में ये दोनों था बचा हुआ, P2 और P5 था। P2 7 में आएगा, नहीं आया है 5 में, P5 तो आया है ना 5 में, P5 तो 5 में आया है ना, तो P5 जब 5 में आया है, P5 जब 5 में आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब P5 भी कंपैरिजन के लिए अवेलेबल है, इस टाइम में आ चुका है। अब P5 भी फाइट करेगा रनिंग स्टेट में जाने के लिए। तो रनिंग स्टेट में जाने के लिए जब फाइट करेगा P5, तो P5 को हम लोग लेकर चले जाएंगे। अगर मिनिमम रहा तब तो देखेंगे क्या भाई, अभी तक P3 अब P4 और P1 ये तीनों मिनिमम कौन था, मिनिमम P1 ही था। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, मिनिमम 2 है। अब एक नया आया P5, तो मिनिमम जो पहले से है उसको नए वाले से कंपेयर करेंगे, सबको नहीं कंपेयर करेंगे। सबको क्यों करेंगे, जो पहले से मिनिमम है वो तो पहले से मिनिमम है ही, जो पहले से मिनिमम है वो तो पहले का है ही मिनिमम, तो नया जो आया उससे एक ही कंपेरिजन होगा हम लोग का। तो P1 को P5 से कंपेयर करेंगे। P1 कितना है, 2 है, P5 कितना है, 1 है। छोटा कौन हुआ, शॉर्ट कौन हुआ, P5 भी हुआ ना, 2 और 1 में छोटा 1 है ना। मतलब कि P1 को भी प्रीएम्प्ट करना होगा, P5 को शेड्यूल करना होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम को शेड्यूल करना है, इसका रिमेनिंग टाइम 1 ही है, 1 ही है ना। मतलब कि P5 को लेकर आना है, P1 को प्रीएम्प्ट करके। P1 का रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, P1 का रिमेनिंग टाइम कितना है, 2 बचा है, इसको यहां लिख लेते हैं 2। नया प्रोसेस कौन आया, P5 आया। P5 मिनिमम बन चुका है ना अपने इस टाइम में, तो P5 को लेकर आएंगे। P5 को यहां लेकर आए और क्या किए, एक यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाए, यही तो हम लोग करते थे। तो P5 एक के लिए किया तो क्या हुआ, 5 + 1 6 हो गया, 6 हुआ। इसको 1 माइनस करो, 1 - 1 कितना हुआ, 0 हो गया। अब 0 हो गया मतलब रिमेनिंग टाइम 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मतलब कि P5 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे 6 में कोई नया प्रोसेस आया है क्या, तो एक ही प्रोसेस बचा है, P2 ही बचा था। ये 6 नहीं 7 में आ रहा, अभी नहीं आएगा, 7 में आएगा ये। मतलब कि अभी P2 के अलावा जो बाकी सब है, इसमें से जिसका मिनिमम रिमेनिंग टाइम है उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो बाकी सब में मिनिमम कौन था, P1 ही तो था, क्योंकि P1 को ही तो हटाकर P5 गया था। P5 कंप्लीट हो गया तो बाकी में तो मिनिमम P1 है ही, तो P1 को यहां शेड्यूल करेंगे। P1 को यहां शेड्यूल किए, कितना के लिए, 1 के लिए करेंगे, तो 6 + 1 7 हो गया। P1 का रिमेनिंग कितना था, 2 था पहले, यहाँ एक और एग्जीक्यूट हुआ था, बचा कितना, 1 बचा है। इसको कट कर दिए क्योंकि ये नया अपडेट यहाँ किया हुआ, नया वैल्यू अपडेटेड यहाँ लिख लिए। यहाँ भी P1 का वैल्यू को माइनस करेंगे, 2 - 1 तो बचा कितना, 1 बचा है, तो P1 इतना बचा। अब 7 आ चुका है, तो 7 में कोई और आया क्या, हाँ देखो P2 7 में ही आया है ना।
7 में आया है P2। अब अभी तक का जो मिनिमम है उससे P2 को कंपेयर करवाएंगे। तो अभी तक का मिनिमम कौन है? अभी तक का मिनिमम P1 है। देखो 1 है इसका, इसको P2 से कंपेयर करवाएंगे। 1 और 2 में मिनिमम कौन होगा? 1 ही होगा ना, मतलब कि P1 ही होगा। तो P1 को और कंटिन्यू करेंगे अभी, तो इसके बाद भी P1 भी आएगा और कंटिन्यू की क्या हो, 7 + 1 एक यूनिट टाइम के लिए 8 बन गया। P1 कितना बचा था? 1 है ना, बचा था ना, 1 करवा लिए, मतलब ये खत्म हो गया। मतलब कि 1 माइनस किए तो 0 आ गया, मतलब कि P1 कंप्लीट कर लिया अपना एग्जीक्यूशन। P5 और P1 कंप्लीट कर चुका है। अब बचा है P2, P3, P4। तो P2, P3, P4 बचा है। जो मिनिमम रिमेनिंग टाइम होगा उसको शेड्यूल करेंगे अब। तो मिनिमम कौन है भाई? P2 का कितना है? 2 है, 9 है, 6 है। इसमें सबसे कम कौन है? P2 है। सबसे कम है P2, तो P2 को यहां ले आए, P2 को ले आए। अब एक यूनिट, अब देखो एक और चीज ऑब्जर्व करो, अब तक सब प्रोसेस आ गया है ना सिस्टम में। देखो ये दोनों कंप्लीट भी हो गया है, ये तीनों तो पहले से ये आ चुका है P2, और 3 या 4 तो थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट कर भी लिया है, बहुत पहले आया था। इसका एग्जीक्यूशन भी पार्शियल एग्जीक्यूशन हुआ है, थोड़ा थोड़ा लेकिन हुआ है। मतलब कि सब प्रोसेस आ चुका है। देखो ये टाइम कितना है? 8 है ना, 8 तक में सब आ चुका है। 8 से ज्यादा किसी का अराइवल टाइम है? किसी का नहीं है। तो जब सब आ चुका है तो अब तो सिंपल हो गया ना। अब जिसका रिमेनिंग टाइम कम है उसको एग्जीक्यूट करवाने जाएंगे हम तो कम ही रहेगा। अरे 2 वैल्यू है, मान लो एक 5 है, एक 9 है, ये दोनों में छोटा कौन है? 5 है। ये दोनों में छोटा 5 है। अगर 5 में से हम 1-1 रुपया निकालते रहेंगे, 5 रुपया है, 9 रुपया है, 5 में से 1 रुपया निकाल ले, कितना बचा? 4 बचा। अब 4 और 9 को कंपेयर करो, 4 ही मिनिमम होगा ना। तो जब मिनिमम में से कुछ कम करते जाएंगे तो मिनिमम तो ही रहेगा, मिनिमम चेंज नहीं हो सकता है ना। मिनिमम में से ही कुछ कम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? जो मिनिमम यहाँ है उसको शेड्यूल कर रहे हैं, वहां पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो मिनिमम का ही एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो मिनिमम ही होते जाएगा, वो कम ही होगा ना, बढ़ तो नहीं, चेंज नहीं हो सकता है कभी। फिर से करेंगे, मान लो 1 रुपया और निकाल लो, कितना बचा? 3 बचा। अब 3 और 9 को कंपेयर करो, छोटा 3 ही है, चेंज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर एक बार सब प्रोसेस सिस्टम में आ जाए, सिस्टम में एक बार सब प्रोसेस आ जाए, उसके बाद तो आसान हो गया खेल। उसके बाद कैसा हो गया खेल हम लोग का? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसा। अब प्रीएम्पशन का जरूरत ही नहीं है, प्रीएम्पशन होगा ही नहीं। जिसका कम है उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवाओ। हर एक यूनिट टाइम के बाद ऑपरेट करने का जरूरत नहीं है। अब चेक आफ्टर ईच यूनिट टाइम अब नहीं जरूरत है। यहां पर लिख लो, चेक आफ्टर ईच यूनिट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन टिल ऑल प्रोसेसेज अराइव्ड। जब तक सब प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है तब तक ये काम करना है। जब सब आ जाएगा तब क्या करना है? तब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसा ही काम कर देना है यहां भी, क्योंकि रिमेनिंग टाइम है, बस टाइम ही तो है, रिमेनिंग बस टाइम ही रहता है ना। तो यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं, टिल ऑल प्रोसेसेज अराइव्ड and thereafter do like shortest job first। इसको ऊपर वाले में ही मिला लेते हैं, है ना। ये लिख भी लो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है? चेक आफ्टर ईच यूनिट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन टिल ऑल प्रोसेसेज अराइव्ड एंड दे आफ्टर डू लाइक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसा ही करना है, उसके बाद कुछ रहा ही नहीं।
तो क्या करेंगे अब हम लोग, बचा हुआ कौन कौन है, P2, P3 और P4 बचा है। तब ब्लैक पेन से इसमें कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो शॉर्टेस्ट जॉब जैसा करना है, अब प्रीमिशन होगा नहीं कभी, क्योंकि छोटा तो छोटा ही रहेगा ना कम करने से। तो P2, P3 या P4 में कम कौन है, 2 है, 9 है, 6 है, तो P2 को लेकर जाएंगे। तो यहाँ P2 लेकर आए। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, जितना बर्स्ट टाइम है कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवाएंगे अब इसको, क्योंकि अब प्रीमिशन नहीं होने वाला है। छोटा कभी भी कम करने से बड़ा नहीं बन सकता है, ठीक, क्योंकि सिस्टम में सब प्रोसेस आ चुका है। तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है, तो 8 + 2 कितना हुआ, 10 हुआ, मतलब कि P2 कंप्लीट कर लिया अपना एग्जीक्यूशन। तो P2 2 का मान तो 0 हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया इसका। उसके बाद P3 या P4 में कम कौन है, P3 या P4 में कम कौन है, एक 9 है, एक 6 है, P4 है ऑब्वियसली कम, P4 को लेकर आएंगे। यहां लेकर आए P4 को, P4 लाए तो क्या हुआ, P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6 है, इसका भी कंप्लीट बर्स्ट टाइम के लिए ही करेंगे। तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6 है, तो 10 + 6 कितना हुआ, 16। ए बन गया 0, क्योंकि 6 यूनिट टाइम के लिए किया, रिमेनिंग टाइम इसका 0 बन गया, ए कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन, P3 बचा, एक ही प्रोसेस ही बचा है, P3 को लेकर जाएंगे। तो यहां पर P3 को लेकर गए, P3 को लेकर गए, इसका टाइम कितना बचा है, रिमेनिंग टाइम 9, 16 + 9 कितना हुआ, 25, मतलब कि 25 में P3 भी कंप्लीट हो गया। देखो सब कंप्लीट हो गया, P1, P2 सब के सब कंप्लीट हो गया, मतलब कि 25 में सबके सब प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या, कंप्लीशन टाइम लिखेंगे सब प्रोसेस का, P1 का, P2 का, P3 सब का कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। तो एक चीज याद करो, जब FCFS हम लोग बना रहे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो गेंट चार्ट में एक प्रोसेस एक बार ही लिखा रहता था, तो एक बार देखते थे और उसका कंप्लीशन टाइम लिख लेते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नोटिस करो क्या है, देखो P1 यहाँ भी आया है, P1 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, P4 को देखो यहाँ भी आया है, P4 यहाँ भी आया है, P3 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। तो अब कौन सा टाइम लिखना है भाई, तो सबसे लास्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग कंप्लीशन टाइम लिखना है, तो इंड से शुरू करेंगे हम लोग। क्या करेंगे भाई, सबसे इंड में क्या है, P3 है ना, P3 क्यों कंप्लीट हुआ है 25 में, तो P3 का कंप्लीशन टाइम हो गया 25, P3 का कंप्लीशन टाइम हो गया 25। क्यों, लास्ट से देखना शुरू किया, P3 का 25। फिर इससे थोड़ा सा पहले आएंगे P4 का कितना हुआ 16, मतलब P4 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 16, P4 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 16 हुआ। ऐसे देखते तो यहां से देखने पर क्या दिखता, P4 यहाँ ही दिखता, तो 3 आ रहा है, कुछ और गलत डेटा वहां लिख लेते, इसलिए लास्ट से देखना है। P3 को देखते तो क्या होता है, P3 देखो 2 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए इंड से देखना है। P3 का 25, P4 का 16, P2 का 10, देखते चलना है, यहाँ लिखते चलना है, देखेंगे भी, इसको फिल आउट भी करेंगे। तो P2 का कितना है 10 है, P2 का 10 है। फिर और पहले आए तो क्या है P1 का 8 है, P1 का 8 है। अब बचा है कौन, P5 बचा है। अब आते जाओ यहाँ से, P1 का 8 से देखो ऐसे आते जाओ देखो 5 मिल गया, 5 मिला तो 5 का कितना है, P5 का 6 है, तो P5 का 6 है। अब कोई बचा है क्या, कोई नहीं बचा है। अब बस कंप्लीशन टाइम आ गया ना, यहां तक का ही खेल था। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो फिर से इस वीडियो को रिप्ले करके एक बार देखो अच्छे से, कैसे कब कहां प्रीएम्पशन हुआ है, क्या लॉजिक देखकर प्रीएम्पशन हम लोग किए हैं, बस ये चीज को देखना है और एकदम आसान है। ऐसे मोस्ट प्रॉब्ली एक बार में आ गया होगा समझ में। अगर कुछ लोग को नहीं आया है, एक बार वीडियो को रिप्ले थोड़ा पहले से कर सकते हो, ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे का एल्गो इस पर ही डिपेंड करेगा। इस प्रीएम्पशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हो बात को। तो देखो
अब कंप्लीशन टाइम हम लोग के पास आ गया, अब तो कुछ नहीं है, अब तो बच्चा का खेल है, अब कहाँ कुछ बचा है, टर्न अराउंड टाइम है ना, सिंपल डेफिनेशन है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल, बस फिल करते जाएंगे। देखो 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 7 3, 25 माइनस 0 25, 16 माइनस 2 14, 6 माइनस 5 1, हो गया। वेटिंग टाइम के लिए क्या करेंगे, वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न बर्स्ट टाइम को देखना, बर्स्ट टाइम है जो ब्लैक से लिखा है उसको लेना है, इनिशियल वैल्यू जो था क्वेश्चन में, अपडेटेड वैल्यू को नहीं लेना है बर्स्ट टाइम में। जो अपडेट हम लोग बार बार कर रहे थे, जो अपडेट किए थे, अपडेटेड को बर्स्ट टाइम नहीं मान लेना है। बर्स्ट टाइम मतलब इनिशियली जो बर्स्ट टाइम क्वेश्चन में दिया गया था, ये अपडेट तो हम लोग रिमेनिंग टाइम देखने के लिए कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 5 माइनस, यहाँ ब्लैक से देखो 4 है, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, 25 माइनस 11 14, 14 माइनस 2 नहीं 14 माइनस 7 है, 2 तो अराइवल टाइम है, 14 माइनस 7 बर्स्ट टाइम यही है, 14 माइनस 7 तो 7, 1 माइनस 1 तो 0। अब कुछ नहीं है, सबको टोटल करो, 5 प्रोसेस है, 1 2 3 4 5, टोटल करके नंबर ऑफ प्रोसेस टोटल करके यहाँ लिखो, नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, 5 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगा। सब का सब कॉलम में ही करना है। बोलो कि ये हम कर दें, नहीं ये हम क्यों करेंगे, 2 क्वेश्चन में कर दिए थे, आप नहीं करेंगे, नया चीज है वो बताएंगे, केवल कैलकुलेशन क्यों बताएं, ऐड वैड करना तुम कर लोगे, और ऐड बहुत आराम से करना है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद अगर एक ऐड करने में गलती कर जाओगे तो जहां पर +2 मिल रहा था वहां -0.66 हो जाएगा, समझ रहे हो, 2.5 नंबर का लॉस होगा इतना टाइम स्पेंड करने के बाद। इसलिए इस कैलकुलेशन को बहुत आराम से करना है और कर लेना है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि करना है तुमको, कि आदत बन जाए कि छोटा छोटा कुछ नहीं है आसान ही, लेकिन जल्दी में कुछ 7 5 12 के जब 7 5 13 भी जल्दी में हम लोग करते हैं, बस वही नहीं होने देना है, बस हो गया काम। ये कर लो, टोटल कर लो सबको, और डिवाइडेड बाई 5 करना एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, बस हो गया। यही है, इसमें नया चीज था, एक टेंशन था, वो समझ ही गए हो। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको हो सकता है वीडियो पॉज करके करोगे तो एक बार देख लो, करके कैलकुलेशन फाइंड आउट कर लो। हम एक और क्वेश्चन बताते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का, और लॉजिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको। तो है आसान आसान चीज ही, इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ समझना तो होगा ना। अब कितना आसान होगा आखिर, अब दिमाग को एकदम भी नहीं लगाना है तो उतना आसान तो नहीं होता है गेट, लेकिन है बहुत आसान आसान सा। कभी देखिए कोई बड़ा कैलकुलेशन भी मिला है हम लोग को, कभी नहीं मिला है। 2 + 2 2 + 3 ये सब कैलकुलेशन है, बताओ तो 10 + 25 16 कैलकुलेशन है, बच्चा वाला चीज ना है, बताओ। 1 क्लास में सब ऐड वैड करते रहता है, और उससे भी पहले शायद करता है, केजी नर्सरी प्री नर्सरी बहुत सारा क्लास अब तो हो गया है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसको समझना है अच्छे से, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, सोचना है। तो क्वेश्चन क्या है, ये ऊपर का छोड़ो, ऊपर में क्या लिखा है इससे नहीं मतलब है अभी, ठीक, ऊपर का छोड़ दो, क्वेश्चन यहां पर हम लिखते हैं।
क्या क्वेश्चन है? इन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गो P1 प्री-इम्प्टेड बाई, समझते रहना क्वेश्चन को आराम से, फिर समझाएंगे भी एक बार। P1 प्री-इम्प्टेड बाई P2 after execution of 13 units of time. In shortest remaining time first algo P1 pre-empted by P2 after execution of 13 units of time. इसके बाद क्या है? P2 pre-empted by P3 after execution of 18 units of time. P2 preempted by P3 after execution of 18 units of time. Then P3 executed P3 executed for 10 units of time. To get completed. अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से देखना है और समझना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एकदम आराम से देखना है। क्या बोल रहा है भाई? एकदम स्टार्टिंग से देखो। इन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गो, क्या बात कर रहा है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गो का ही बात कर रहा है। उसमें क्या हुआ है भाई? P1 pre-empted by P2, P1 pre-empted by P2। अब लिखते भी रहना है। क्या लिखते रहना है? P1 है, P1 के बाद में आया P2। P1 क्या किया गया है? P1 को प्रीइम्प्ट किया गया है, ऐसे डॉट बना लो। P1 को प्रीइम्प्ट करके P2 आया है। P1 pre-empted by P2 after execution of 13 units of time। मतलब कि P1 pre-empted by P2 after execution of 13 units of time। तो 13 यूनिट टाइम के लिए, 13 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होकर P1 है जो प्रिंट होता है या प्रिंट किया जाता है, किसके द्वारा? किसके हेल्प से? P2 के हेल्प से। मतलब P2 है जो प्रिंट किया है P1 को, P2 है जो प्रिंट किया है P1 को। कब? जब P1 13 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर चुका था।
मतलब कि P1 कितना एग्जीक्यूट किया है, 13 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है, 13 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो गया है, तब प्रिंट किया है P2। इसका एक और मतलब क्या है कि जब P2 प्रिंट किया उस समय P1 खत्म, कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अगर कंप्लीट हो जाता तो P1 को प्रिंट क्यों करेगा, और जब कंप्लीट होगा तो रनिंग स्टेट से सीधा कंप्लीशन स्टेट में चला जाएगा ना खुद ही। प्रिंसन मतलब क्या होता है कि रनिंग से रेडी में बैक आना, फोर्सफुल स्टॉपेज है ना वो। तो P2 जब इसको प्रिंट किया है P1 को, मतलब कि उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, जब 13 यूनिट रन करके ये प्रिंट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, याद रखना है चीज। चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद कहानी क्या हुआ, P2 प्री इम्पुटेड बाई P3। P2 को प्रिंट कौन किया है, लिख लेते हैं, P3 किया है। क्या है, P2 प्रीएम्प्टेड बाई P3 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ 18 यूनिट्स ऑफ टाइम। 18 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद में P2 है जो प्रीम्प्ट हो गया, किसके द्वारा, P3 के द्वारा। मतलब 18 यूनिट्स के लिए रन किया था ना पहले, तो 18 यूनिट्स के लिए P2 रन किया है, उसके बाद में प्रीम्प्ट हुआ है, मतलब कि P2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 18 यूनिट रन कर लिया, उसके बाद इसको P3 है जो प्रिंट कर दिया, कंप्लीट नहीं हुआ है, बचा हुआ ही है इसका कुछ ना कुछ, बस टाइम या रिमेनिंग टाइम बोल लो, बचा हुआ है। यहाँ देखो क्या है, लोगो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रिंट किया होगा 18 यूनिट्स ऑफ टाइम, देन P3 एग्जीक्यूटेड फॉर 10 यूनिट्स ऑफ टाइम टू गेट कंप्लीटेड। उसके बाद P2 को क्या था, P2 प्रीएम्प्टेड बाय P3 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ 18 यूनिट्स ऑफ टाइम। 18 यूनिट जब कर लिया P2, उसके बाद P3 इसको प्रीएम्प्ट करवाया है P2 को। उसके बाद P3 क्या किया है, P3 देखो, P3 एग्जीक्यूटेड फॉर 10 यूनिट्स ऑफ टाइम टू गेट कंप्लीटेड। P3 कंप्लीट होने के लिए 10 यूनिट टाइम है जो 10 यूनिट टाइम है जो एग्जीक्यूट किया है, कौन, P3। P3 कितना किया है, P3 लिख लेते हैं 10। P3 एग्जीक्यूट किया है कितना, 10 के लिए। तो इसके बाद में है, ये स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद क्या है, फाइंड बर्स्ट टाइम of all processes। बर्स्ट टाइम ना लिख के मिनिमम लिख लेते हैं यहां पर, क्या, मिनिमम बर्स्ट टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस, बर्स्ट टाइम पॉसिबल फॉर ऑल प्रोसेसेस लिखते हैं, मिनिमम बर्स्ट टाइम पॉसिबल फॉर ऑल प्रोसेसेस। क्या है, मिनिमम बर्स्ट टाइम पॉसिबल फॉर ऑल प्रोसेसेस। सब प्रोसेस का मिनिमम बर्स्ट टाइम क्या पॉसिबल है, इस सब का, इसका बर्स्ट टाइम मिनिमम क्या हो सकता है, इसका बर्स्ट टाइम मिनिमम क्या हो सकता है, इसका बर्स्ट टाइम मिनिमम क्या हो सकता है, यही देखना है। तो फिर से याद करो क्वेश्चन को, अब इसके थ्रू क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग। क्या भाई, P1 है जो 13 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये प्रिंट होता है, कौन करता है प्रिंट, P2 करता है। जब 13 यूनिट हुआ था तब 13 यूनिट टाइम जब एग्जीक्यूट कर लिया था, इसका मतलब जब P2 आया था, जब इसको प्रिंट किया है, उस ड्यूरेशन में P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो P1 के रिमेनिंग टाइम से कम रहा होगा ना, क्योंकि बात हो रहा है क्या, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जिसका रिमेनिंग टाइम कम रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा।
मतलब क्या है कि प्रीम्प्ट कर रहा है तो कैसे प्रीम्प्ट करते थे, जब किसी का छोटा है स्मॉल अगर बर्स्ट टाइम अगर है या रिमेनिंग टाइम स्मॉल है तब दूसरे को प्रीम्प्ट करके स्मॉल वाले को शेड्यूल करते थे। तो जब P1 को प्रीम्प्ट कर दिया P2 शेड्यूल हो गया है, मतलब कि P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो P1 के रिमेनिंग टाइम से कम है ना, कम है तभी ना शेड्यूल हो गया, पहले वाले को रोका। मान लो पहले वाला ही P1 ही कम होता, प्रीम्प्ट होता ही नहीं, ये बोलता कि हम सबसे कम है और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गो है इसलिए हम खुद एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन नहीं, इसको प्रीम्प्ट कर दिया गया है, मतलब P2 का ज्यादा है, इसके रिमेनिंग टाइम से P2 ज्यादा है। सेम उसी तरीके से P2 को P3 प्रीम्प्ट करवाया है, कब? 18 यूनिट एग्जीक्यूशन के बाद। मतलब कि जब 18 यूनिट एग्जीक्यूशन हो चुका था उसमें P3 आया है और P3 का रिमेनिंग टाइम कम रहा है P2 से, बराबर भी नहीं कम रहा, क्योंकि अगर दोनों का बराबर रहता रिमेनिंग टाइम अगर बराबर है तो किसके थ्रू ये शेड्यूल हो जाएगा, कहां बात आ जाएगा, अराइवल टाइम पर आ जाएगा। अराइवल तो P2 पहले आया ही है, अराइवल तो P2 पहले आया ही है, तब ना पहले एग्जीक्यूट कर रहा था ये। अराइवल टाइम भी अगर सेम रहा तभी प्रोसेस आईडी में आ जाएगा ये, क्योंकि अराइवल टाइम सेम नहीं है। क्योंकि अराइवल टाइम अगर सेम होता तो प्रीम्प्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, P2 से पहले P3 शेड्यूल हो गया होता स्टार्टिंग में ही, इसलिए अराइवल टाइम सेम नहीं है दोनों का। तो पहले P2 आया है, बाद में P3 इसको प्रीम्प्ट करवाता है, कब? 18 यूनिट के बाद। मतलब कि इस ड्यूरेशन में जब 18 यूनिट P2 रन कर गया है तब P3 का रिमेनिंग टाइम इसके रिमेनिंग टाइम से ज्यादा है, ठीक। तो P3 10 यूनिट में कंप्लीट करता है, P3 10 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करने पर कंप्लीट हो जाता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि P2 से कम है तो 10 में कंप्लीट कर गया, अब P2 से गारंटी कम है, बराबर नहीं है, कम है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि इससे ही कम रहे, इसका रिमेनिंग टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका रिमेनिंग टाइम का मिनिमम वैल्यू इससे एक तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। मतलब कि इसका रिमेनिंग टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 11 बचा हुआ होगा, 10 से एक ज्यादा मतलब 11 और बचा होगा। जब ये 18 कंप्लीट कर लिया होगा ना उस समय 11 और बचा हुआ होगा। P3 आया, P3 का बर्स्ट टाइम 10 था, 10 11 में से छोटा ए था, ये शेड्यूल हो गया P3, इसको प्रीम्प्ट करवा दिया तो 11 हो गया। मतलब इसका टोटल बर्स्ट टाइम कितना हुआ P2 का, 18 प्लस 11 29 हुआ ना, 29 हुआ ना, समझ रहे हो बात को? 18 प्लस 11 29 हो गया ना ये चीज। अब क्या है, 29 इसका रिमेनिंग टाइम से कम है ना, P1 के रिमेनिंग टाइम से कम है ना 29, तभी ने इसको प्रिंट करवाया है। मतलब कि P1 का रिमेनिंग टाइम मिनिमम कितना होना चाहिए कि इससे ज्यादा रहे, इससे एक ज्यादा ले लेते हैं तो मिनिमम होगा। तो 29 है, बराबर नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि बराबर लेंगे अगर तो इसको प्रिंट नहीं करवा पाएगा ये, क्योंकि इक्वल जब रहता है रिमेनिंग टाइम तब अकॉर्डिंग टू मिनिमम अराइवल टाइम को हम लोग फॉलो करते हैं। अराइवल टाइम तो P1 का है ही पहले, इसलिए इक्वल नहीं ले सकते हैं, एक कम लेना है, P2 को कम लेना है। मतलब P2 29 है तो इसको ज्यादा लेना है, एक 29 है तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना रहा होगा, 30 रहा होगा, 29 से एक ज्यादा 30, मतलब कि 30 रिमेनिंग टाइम इसका रहा होगा। उसके पहले जब 30 रहा होगा रिमेनिंग टाइम उस समय P2 आया, P2 का 29 था, P2 इसको प्रिंट करवा के शेड्यूल हो गया। फिर उसके बाद में P3 आया, इसका रिमेनिंग 11 था, इसका 10 था, इसको P3 है जो इसको प्रिंट करवा के खुद आ गया। मतलब कि इसका रिमेनिंग टाइम 30 था, कब? जब 13 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर लिया था। टोटल बर्स्ट टाइम कितना हुआ, 30 प्लस 13 कितना हुआ, 43 हुआ ना, 43 ही ना हुआ। तो
P1 का कितना हुआ? P1 का टोटल बर्स्ट टाइम कितना हुआ? 43। P2 का बर्स्ट टाइम टोटल कितना हुआ? 29। P2 का बर्स्ट टाइम कितना हुआ? 29। P3 का बर्स्ट टाइम कितना हुआ? 10 में तो कंप्लीट हो गया था वो। तो P3 का बर्स्ट टाइम हुआ 10। ये इतना चीज, ये डेटा है जो मिनिमम वैल्यू है बर्स्ट टाइम का। अब बोलो तो मैक्सिमम क्या होगा? तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। 29 से मान लो 1000 रहता, 30 के जगह पर 1000 रहता, अरे 29 रहता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट तो करवा ही देगा, छोटा है तो मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है। 30 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, तब भी प्रिंटन हो जाएगा। मिनिमम के लिए इससे जस्ट एक ज्यादा लेना है, इक्वल नहीं ले सकते हैं। क्यों? इक्वल रहेगा तो प्रीएम्पशन नहीं हो पाएगा। जब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीएम्प्ट करवाया गया है, दोनों टाइम प्रीएम्प्ट करवाया गया है, समझ रहे हो बात को? लॉजिकली समझ लेना है, ताकि कहीं भी क्वेश्चन में घूमना नहीं है, एकदम आराम से समझ में आएगा वो चीज। ये वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू है। ये हो गया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब कंप्लीट, इसमें कुछ है नहीं, आराम से देख लो। अगर कोई चीज लगता है कि नहीं समझ में आया है ना, अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया है, वीडियो पॉज करके अच्छे से एक बार देखना, वो चीज समझ में आ जाएगा। और सही से पढ़ो, समझते रहो, आसान आसान चीज है, समझ में आएगा अच्छे से।